दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 26 अगस्त 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारात के जरिए, दुनिया की बड़ी सोर्सेज के जरिए दुनिया की बड़ी हेडलाइंस आपको दिखाने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम में आज आप देखेंगे हमले के बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का बड़ा बयान। कहा हमने अंदर तक घुस के मारा, आयरन डोम को किया नाकाम, इजराइल छुपा रहा नुकसान। हसन नसरल्लाह बोले बैलिस्टिक मिसाइलों का भी करेंगे इस्तेमाल। नेतन्याहू ने कहा हमारा इंतकाम अभी नहीं हुआ पूरा। हमले खत्म होने के बावजूद दहशत में इजरायली लेबनान को तबाह करने की धमकी देने वाले मिनिस्टर की बंकर में छुपने की तस्वीर आई सामने। हमास ने भी मचाया कोहराम, राजधानी तेल अवीव पर दागी मिसाइलें। अबू उबैदा ने दिया नया बयान। यमन के हौथीज ने खाई कसम, ज़ायनियों की नाक में करके रहेंगे दम। बेनतीजा रही गाजा में सीज फायर की बातचीत। हमास ने किया साफ, नई शर्तें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। और यूक्रेन रूस जंग हुई तेज, एक दूसरे पर ड्रोन से किए बड़े हमले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिजबुल्लाह की तरफ से कल किए गए सबसे बड़े हमले के बाद आए हसन नसरल्लाह के बयान की। हिजबुल्लाह के चीफ जनरल सेक्रेटरी हसन नसरल्लाह ने इजराइल पर हमले के बाद कल रात बयान दिया। नसरल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह ने अपनी कमांडर फौज शौकोर के कत्ल का बदला ले लिया है। हसन नसरल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह के बाद हमले के बाद ईरान और यमन के हौथीज भी इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार और बेकरार हैं। हसन नसरल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह ने 110 किलोमीटर दूर तक एक इजरायली मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, जिससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि हमारे हथियारों की मार से इजराइल के कब्जे वाला कोई भी इलाका बच नहीं सकता। यानी हमने अंदर तक घुसकर मारा है इजराइल को, सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं। हसन नसरल्लाह ने यह भी दावा किया कि हिजबुल्लाह के ड्रोन इजरायली इलाकों में घुसने में कामयाब रहे और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम उन्हें रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रहा। हसन नसरल्लाह ने कहा कि हमारे पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं जिनका अभी तक हमने ना तो इस्तेमाल किया है ना नुमाइश की है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इन मिसाइलों का मेला लगाया जाएगा, नुमाइश नहीं बल्कि यानी साफ है कि इनसे हमले किए जाएंगे और इनसे मचने वाली तबाही का अंदाज़ा लगाना आसान न होगा। हसन नसरल्लाह ने बताया कि प्लान के तहत 300 से ज़्यादा कत्यूशा रॉकेट से हमले किए गए। एक एग्जैक्ट फिगर उन्होंने 340 बताई। कुछ लोग ये कह रहे थे कल ही हमसे 1000 रॉकेट और दागे। अब बताइए, नसरल्लाह ने तो दागे नहीं, हो सकता है इन्हीं लोगों ने दागे हों जो कल हमें बता रहे थे। हसन नसरल्लाह ने तो खुद ही 340 बताए। खैर, कुछ लोगों को कहीं से फॉल्स इंफॉर्मेशन गैदर करके दूसरों को ज्ञान देने की ज़रूरत पड़ जाती है। खैर, 300 से ज़्यादा रॉकेट जो है उन्होंने हमले किए, हिजबुल्लाह ने कहा। 340 एग्जैक्ट फिगर नसरल्लाह ने बताई। इससे आयरन डोम को घेरा जा सके, उन्होंने कहा। इस बीच इजराइल के अंदर आसानी से ड्रोन घुसने में कामयाब रहे। मतलब हसन नसरल्लाह का ये कहना था कि हमने 300 से ज़्यादा ड्रोन्स का, रॉकेट्स का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि आयरन डोम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए कि किसे मारें किसे मारें किसे मारें। आयरन डोम को घेर लिया और फिर इसी वजह से हम इजराइल के अंदर तक घुसने में कामयाब रहे, क्योंकि आयरन डोम कहीं कहीं इंगेज था। सब जगह तो एक साथ नहीं काम कर सकता, 4 बैटरीज एक साथ काम करेंगी। हिजबुल्लाह के चीफ ने बताया कि गाइडेड मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमने तमाम इलाकों को हिट करने में कामयाबी हासिल की। नसरल्लाह ने कहा कि कई ड्रोन ने अपने टारगेट्स को निशाना बनाया, लेकिन दुश्मन अपने नुकसान को छिपा रहा है। यानी इजराइल अपने नुकसान के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। कल ही मैंने आपको बताया था, मीडिया आउटलेट्स को एक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि हसन नसरल्लाह के बयान और इजराइल में हुए नुकसान के बारे में कोई खबर आप नहीं दिखाएंगे। तो ये सब गड़बड़ थी। चलिए बढ़ते आगे। तो ये ना की हेडलाइन है जिससे पता चलता है कि कल हुए अटैक को हसन नसरल्लाह ने या हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन अरबाइन डे का नाम दिया है। अरबाइन का मौका है तो उस वजह से इसका नाम दिया गया। वहीं जो इजराइल समर्थित सपोर्टर जो एक्स हैंडल्स हैं, जो मोसाद की और आईडीएफ की खबरें ज़्यादा लिखते हैं, उन्होंने ये दिखाया कि देखिए कि इस हमले के बाद लेबनान में कैसे जश्न मन रहा है। आप तस्वीर देखिए, हिजबुल्लाह के झंडे हैं और ये लहराए जा रहे हैं, ये जश्न मनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि लेबनान कि जो हिजबुल्लाह है उसने कोई फतह हासिल कर ली है इजराइल पर, जबकि बहुत ज़्यादा नुकसानात जानी तो नहीं हुआ। ये ज़रूर कहा गया कि हाँ कुछ नुकसान हुए हैं। ज़्यादा नुकसान को इजराइल ने छुपाया है, हिजबुल्लाह भी दावा कर रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह ने खुद कहा कि हमने सिविल एरिया को
بالکل भी निशाना नहीं बनाया, क्योंकि हमारे दुश्मन जो है वो इजराइल की मिलिट्री, हमने बस उन्हें निशाना बनाया। तो ये मोसाद कमेंट्री, जैसे ये देखिए कार के पास भी झंडे लहरा रहे हैं, तो इन लोगों ने ये कहा है कि देखिए मिक्की माउस शो किया है इन्होंने, मिक्की माउस वाला यानी कार्टून वाला जवाब दिया है हिजबुल्लाह ने, और उसका ये लोग जश्न मना रहे हैं बेरूत में। तो इजराइल के सपोर्ट वाले हैंडल्स ऐसा ही लिखेंगे। खबर दोनों तरफ की होनी चाहिए, वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, सब बताना चाहिए। लेबनान को तबाह कर देने की बहुत बड़ी धमकियां दी थी इजराइल के मिनिस्टर्स ने, और उन्हीं इजरायली मिनिस्टर्स को बंकर्स में, शेल्टर्स में छुपे हुए या अपने आप को एक ओट में खड़े हुए दिखाया गया है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीर करंट रिपोर्ट ने दी है। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है रेड, ये जिस बंदे पर बना हुआ है उसका नाम है स्मोट्रिच। इतमार बेन गविर के बाद ये सबसे या उसके साथ सबसे कट्टरपंथी मंत्री है इजरायली कैबिनेट का, और इसने फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच ने ये कहा था कि हम लेबनान पर हमला करेंगे, लेबनान को तबाह कर देंगे। अच्छी बात है, अपनी दिफा करो, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर ये क्या कि ज़रा से बॉम्ब गिरे तो आप बॉम्ब शेल्टर्स में जाकर छुपकर खड़े हो गए। अब लोग कहेंगे मिनिस्टर्स का ये हाल है, तो फिर आम आवाम का क्या हाल होगा। ये तस्वीर सामने आई तो कहा, सोचा हमने कि आपके साथ शेयर कर दें। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के इस हमले के बारे में ये कहा है कि नॉट एंड ऑफ स्टोरी, एज अल्लाह इज वॉर्न अगेंस्ट एस्केलेशन। देखिए हम सारे आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं पहले, फिर आपके सामने शो लाते हैं। तो इसके अंदर की कहानी ये है कि हिजबुल्लाह के अटैक के बाद रिटेलिएट किया इजरायली फोर्स ने, जो हम आपको कल भी बता चुके हैं, भारी तरीके से 100 एयरक्राफ्ट से किया है। लोग कह रहे हैं 100 हमले किए, नहीं सर, 100 एयरक्राफ्ट, पढ़ा करें, इंग्लिश में लिखा था कल भी। 100 एयरक्राफ्ट से, फाइटर जेट से हमला किया, बड़ा हमला किया, लॉन्च पैड उड़ाने का दावा किया। नसरल्लाह ने हालांकि कह दिया कि कोई हज़ारों सैकड़ों लॉन्च पैड नहीं उड़ाए, एक ही दो उड़ा पाई है हमारे, हम हमला कर चुके थे उसके बाद, लेकिन फिर भी इन्होंने हमले किए। और इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने जब बयान दिया तो कहा कि नॉट एंड ऑफ स्टोरी, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, हमले हम और करेंगे। जबकि जो इनके अलाइड हैं यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़, उन्होंने कहा ठीक है, यू हैव राइट टू सेल्फ डिफेंस, आपको सेल्फ डिफेंस का अपने अख्तियार है, हक है, लेकिन यार ऐसा मत करना कि कुछ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाए। तो जामे में रहना, खाल में रहना, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स करना। तो ये समझाया गया है नेतन्याहू को। नेतन्याहू क्योंकि जामे से बाहर अक्सर, बल्कि जामे और पजामे से हमेशा बाहर रहते हैं, ये कहा जाता है। करंट रिपोर्ट जो है, उन्होंने एक फ़ोटो दिखाया है, ये मिसाइल लेकर जा रहे हैं, ये हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके हैं। ये उनकी तैयारी का वीडियो है, पहले आया था, लेकिन जो इसमें मिसाइल M90 रखी है, जो M90 लिखा है, देख रहे हैं नीचे, M90 ही कल हिजबुल्लाह के हमले के बाद हमास की तरफ से दागे गए हैं। अब ज़रा सोचिए, 11 महीने से एक जंग चल रही है, खाना पानी आ नहीं रहा, उसके बावजूद इतना असला। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने 10 साल की जंग की तैयारी करके रखी थी कि 10 साल जंग चलेगी। अगर 11वें महीने में ये लगातार दाग रहे हैं तो आप अगर यूक्रेन की तरह कोई इन्हें मदद दे देता, नहीं देगा, क्योंकि यूक्रेन एक कंट्री है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसे भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंप लगा रखा है। तो इन्हें मदद, अगर इन्हें कोई, अगर ये कंट्री होते, एक हुकूमत होते रिकॉग्नाइज्ड हमास, और कोई ऐसा मुल्क होता है जैसे इधर अमेरिका उधर रूस होता, तो क्या होता है इस जंग का। मैं तो सोचता हूँ ताज्जुब में, 11वें महीने में इन्होंने टेल अवीव पर, इजराइल की राजधानी टेल अवीव पर M90 मिसाइलें दागी हैं। और उसके बाद अबू बैदा का बयान भी आया, सायरन साउंड इन हर्ट ऑफ टेल अवीव। इन्होंने हेडलाइन भी लगाई कि सायरन सुने गए हैं टेल अवीव में, और ये मिसाइलें गिनी, इस बारे में खबर छपी। आपको तस्दीक के लिए मैंने आपको इन्ना की हेडलाइन दिखा दी। अबू उबैदा का, द स्पोक्स पर्सन ऑफ अल-कस्साम ब्रिगेड, उनका आया है बयान, और उनका बयान इस सिलसिले में नहीं बल्कि जो हिजबुल्लाह का अटैक हुआ उस सिलसिले में था। इन्होंने शुक्र अदा किया हिजबुल्लाह का, हसन नसरल्लाह का, और कहा कि वो हमारे भाई जो हमारे लिए 11 महीने से लड़ रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम उनके जज्बों को सलाम करते हैं। हमारे बीच कभी कोई दीवारें थी ही नहीं, सबका मकसद अल-कुद्स है, सबका मतलब अलग मकसद अल-अक्सा है, और इसके लिए हम मिलकर लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने कमांडर न सिर्फ फौज शुक्र का बदला लिया है, बल्कि फ़लस्तीनियों के हक़ में भी एक बड़ी पावर से टक्कर ली है, उसका नाम है अमेरिका, क्योंकि इजराइल के पीछे से वही खेल रहा है। उन्होंने कहा है कि अब कोई लिमिट नहीं होगी हमलों की, अब बेतादाद लातादाद हमले होंगे और बड़े हमले होंगे। All fronts will remain active and escalate against the enemy as long as the aggression against our people continues. जब तक हमारे लोगों पर जुल्म जारी रहेगा,
तब तक ज़ायनी हुकूमत के खिलाफ चारों तरफ से हमले होते रहेंगे, ये अबू उबैदा ने कहा है। और इन्होंने भी किसी बिना पर कहा होगा, सिर्फ अपने बिहाफ पर नहीं बल्कि सब लोगों से बातचीत हुई होगी तभी कहा होगा। यमन के हाउथीज़, उन्होंने क्या ऐलान किया है? यमन का जो हाउथी मूवमेंट है, उनकी जो हुकूमत है जो कुछ इलाकों पर चलती है, उनके अपने एक डिफेंस मिनिस्टर भी हैं और डिफेंस मिनिस्टर का नाम मोहम्मद नासिर अल अतैफ़ी है। इन्होंने ये कहा है कि ज़ायनी हुकूमत को अब हम एक बहुत दर्दनाक रास्ते से गुजारने जा रहे हैं, दर्दनाक हमला करने जा रहे हैं, उनको दर्दनाक एक सज़ा देने जा रहे हैं और उसके लिए वो तैयार रहें, क्योंकि अब बदले का टाइम होता है शुरू। टाइम्स ऑफ इजराइल की भी हेडलाइन देख लीजिए। इजिप्शियन सिक्योरिटी सोर्सेज ने ये कहा है कि होस्टेज सीज फायर टॉक्स जो काहिरा में चल रही थी मिस्र की दारुल हुकूमत में, वो किसी भी अग्रीमेंट के बिना ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि जो नेतन्याहू की शर्तें थीं, नई शर्तें, वो हमास को कबूल नहीं हैं। और हमास जिस बात पर अड़ा हुआ है वो कहता है कि नहीं, हमने कोई नई शर्त लाई नहीं। 2 जुलाई को जो बाइडेन की तरफ से जो प्रपोज़ल आया था, हम जिस पर राज़ी थे वो अप्लाई कर दो, उस पर नेतन्याहू राज़ी नहीं है। तो लिहाजा ये बातचीत होल्ड हो गई है और सीज़ फायर का रास्ता नहीं निकल सका है। और हमास ने कहा है कि आपकी कोई भी नई शर्त हमें कबूल नहीं होगी। फिलाडेल्फी कॉरिडोर, नेटज़ारिम एक्सेस छोड़ना होगा, आईडीएफ को बाहर निकलना होगा, टोटल सीज़ फायर करना होगा। होस्टेज डील हो जाने के बाद, कैदी इधर से उधर जाने के बाद जंग दोबारा नहीं शुरू होगी। जबकि इन्हीं सब बातों, इन्हीं सब शर्तों के मुखालिफ है पूरी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि ये माननी तो कुर्सी गई। इजरायली ऑफिसर एक मारा गया है वेस्ट बैंक में। मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूँ कि लड़ाई तेज़ हो रही है और जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है उनका कन्फ्रंटेशन जो है वो बहुत ही हाई लेवल का हो रहा है। परसों वाली खबर में मैंने आपको बताया था कि आईडीएफ को भागना पड़ा था, निकलना पड़ा था वेस्ट बैंक के नाबलूस इलाके से। फिर अगले दिन मैंने कल आपको बताया कि 2 जगह नाबलूस में और दूसरी जगह बड़े तगड़े तरीके से फाइट चल रही है। और अब ये पता चला है कि एक इजरायली अफसर एक आईडी ब्लास्ट में मारा गया है वेस्ट बैंक में, बेत लाहम सिटी में। तो वहाँ पर भी बहुत तेज़ लड़ाई जंग चल रही है। हमास ने, मैं आपको फिर ले आ रहा हूँ हमास की जो सीज़ फायर की खबर है। हमास जो है ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि सीज़ फायर पर बात हो, और ये काहिरा से उनका डेलीगेशन आने के बाद उनका बयान आया है। और ये हमास के ऑफिशियल हैं इज़्ज़त अल रिश्क अल मायदीन में जिनकी खबर है। उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं सीज़ फायर हो, लेकिन इस तरीके से नहीं, हम घुटनों पर आकर तो बात नहीं कर सकते। हम उन शराइत को तो मान ही नहीं सकते जो इंसानियत और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ है। बात होनी चाहिए। अगर आप सीज़ फायर चाह रहे हो, हम थोड़ी ना करेंगे हम हेड्सअप करके गिर रहे हैं। आप भी चाह रहे हैं क्योंकि आपकी फोर्स मारी जा रही है, आपका नुकसान हो चुका है, अभी आपके और पिटने का डर है चारों तरफ से। तो फिर इज्जतदार तरीके से बातचीत होनी चाहिए। हमास ने कहा कि नई शर्तें कबूल नहीं हैं। फिलहाल कैसे अमेरिका को बहुत फिक्र है इस खित्ते में जंग जल्द से जल्द बंद हो जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो अब बेंजामिन नेतन्याहू का और इजराइल का अलग मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि वो शर्तें हमारे मानने की बस में नहीं है, क्योंकि अगर हमने मान ली हमास की शर्तें तो फिर कल फिर वो वहाँ से हमले हो जाएंगे, फिर हमारे आम लोग मारे जाएंगे। हमें वो ख़तरा हमेशा बरकरार रहेगा। लिहाजा उस ख़तरे को काउंटर करने के लिए हमारी फोर्सेस गज़ा के अंदर होना ज़रूरी है, कम से कम रफ़ा बॉर्डर पर, फिलाडेल्फी एक्सिस पर और नेटज़ारिम एक्सिस पर। हाँ, आप कहते होंगे, सोचते होंगे फिलाडेल्फी एक्सिस क्या है। ये है तस्वीर, वो जो बाड़ा दिख रहा है लेफ्ट साइड में वो है सरहद। वो जो वॉचिंग टावर दिख रहा है छोटा सा यूं खड़ा हुआ है, वो है सरहद के उस पार इजिप्ट का। इजिप्ट के फौजी वहाँ खड़े होकर निगरानी करते हैं। और ये जो पट्टी है बीच में काली सी, ये है वो फिलाडेल्फी एक्सिस। इस पर टैंक, गाड़ियाँ चलती हैं और इस पट्टी के इस तरफ ये गज़ा के इलाके में, लेकिन ये एक तरीके से ऐसे एक बफर जोन है, कंट्रोल नहीं है, यहाँ पर गश्त होती है। ये इस एक्सिस को ले लिया है। वो कहता है इजराइल हम सरहद से तो दूर हैं, देखिए सरहद कहाँ है, फ्रेम में है। तो ये फिलाडेल्फी एक्सिस को छोड़ना नहीं चाह रहा, ताकि जो भी सरहद से आएगा उसे हम देख सकेंगे। हर वक्त गाड़ियाँ गश्त करती रहेंगी, पट्टी बनी हुई रोड की। खैर, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको जल्द से जल्द बता दूँ। ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला को आप देख रहे हैं, ये फ़लस्तीनी कैफ़े पहने हुए हैं और इस कैफ़े पर लिखा हुआ है जेरूसलम इज़ अवर्स, वी आर कमिंग। अल-कुद्स, जेरूसलम हमारा है और हम आ रहे हैं। और ये फ़लस्तीनियों की तरफ से कहा भी जाता है। वही ब्राज़ील के क्रिश्चियन प्रेसिडेंट हैं लूला,
وہ یہ کہہ رہے ہیں، یا کوئی بھی مذاہب ہو ان کا، مسلمان نہیں ہے، لیکن جو مسلمان حکمران ہیں وہ یہ کہنے سے گھبرا رہے ہیں، انہیں شرم آ رہی ہے۔ ان کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی، میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، میں کسی کی مذمت نہیں کرتا، کسی کی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی بولنا تو چاہیے تھا۔ انادولو انگلش نے دیا ہے کہ ملیشیا کے جو پرائم منسٹر ہیں انور ابراہیم، انہوں نے پوری طریقے سے کرٹیسائز کیا ہے اسرائیلی حکومت کو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ویسٹ جو ہے، ویسٹرن ملک جو ہیں، یورپ جو ہیں، امریکہ جو ہیں، یہ سب میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میڈیا کو پوری طریقے سے ایک طریقے سے شکنجے میں لے رہے ہیں تاکہ جو ہے غزہ کی اصلیت باہر نہ آ سکے، اور جو جھوٹ ہے بنایا گیا ہے پروپیگنڈا، وہ اس میڈیا پر پروموٹ ہو سکے، غزہ کے بارے میں، فلسطینیوں کے بارے میں حقیقت باہر نہ آ سکے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے غزہ میں، یہ کانفلکٹ جو ہے، یہ 1948 میں شروع ہوا تھا، جب فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کر کے ان کے گاؤں، ان کے شہر قبضہ لیے گئے تھے۔ یہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد سے نہیں شروع ہوا، 2023 سے۔ یہ ہسٹوریکل ایرر ہے، اسے کریکٹ کرنا چاہیے۔ خیر، یہ بتایا گیا ہے کہ رشیا اور یوکرین کے بیچ بہت تگڑی جنگ چل رہی ہے، اور کچھ گھنٹے پہلے کی یہ خبر تھی 60 شاہد ڈرون، روس کے شاہد ڈرون، ایران والے جو روس کے پاس ہیں، وہ یوکرین کی طرف بڑھ رہے تھے اور انہوں نے حملے وہاں پر کیے ہیں۔ 4 میزائل کیریئر بلیک سی میں بھی لگا دیے گئے ہیں، 24 کیلیبر کروز میزائلز ہیں، اب بہت، اور 11 Tu-95 ایمس جو ہیں وہ فائٹر جیٹس، وہ کیسپین ریجن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ روس ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے، کورسک ریجن کا مزہ چکھانا چاہ رہا ہے یوکرین کو۔ امید کرتے ہیں ہیڈ لائن شو آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، کافی آپ کی مطلب کی جانکاریاں اس میں ملی ہوں گی، اور بس یہ ہے کہ آگے ہم کوشش اور کرتے رہیں گے بہتر کرنے کی۔ ابھی تک کی کوشش سے مطمئن ہو تو ضرور بتائیے گا۔ شکریہ، سلامت رہیے۔